नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो शायद हम सबके बचपन की यादों से बहुत गहराई से जुड़ी है। बात हो रही है 1200 करोड़ रुपए के हिंदुस्तान पेंसिल्स के उस विशाल साम्राज्य की। और हम देखेंगे कि कैसे एक लोकल इनोवेशन ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। 90 के दशक के उस भारी भरकम स्कूल बैग को अगर याद करें तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हुआ करती थी? नटराज की वो लाल और काले रंग की धारियों वाली पेंसिल, या फिर अप्सरा का वो स्लीक ग्रे डिज़ाइन। ये यादें आज भी कितनी ताज़ा हैं, है ना? इसी एक छोटे से टूल ने हमारे देश में करोड़ों लोगों की शिक्षा की नींव रखी है। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें 1950 के दशक के उस दौर में चलना होगा। देश हाल ही में आज़ाद हुआ था और पढ़ाई के लिए सबसे बुनियादी चीज़ों की भी भारी कमी थी। उस समय स्थिति कुछ ऐसी थी कि अगर अच्छी क्वालिटी की पेंसिल चाहिए तो जर्मनी या जापान से आने वाले फेवर कास्टिल और स्टेडलर जैसे विदेशी ब्रांड्स ही विकल्प थे। और जाहिर है वो इतने महंगे थे कि आम मिडिल क्लास परिवारों की पहुंच से कोसों दूर थे। दूसरी तरफ जो लोकल पेंसिल्स मिलती थीं वो इतनी कमजोर थीं कि लिखते लिखते टूट जाती थीं और हाथ भी पूरी तरह काले कर देती थीं। मतलब मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप था। और यहीं एंट्री होती है बीजे सांघवी और उनके दो दोस्तों की। उन्होंने इस बड़ी समस्या को देखा और ठान लिया कि वो खुद की एक हाई क्वालिटी पेंसिल बनाकर रहेंगे। अब ये सफ़र पूरी तरह से जुगाड़ और देसी इनोवेशन की कहानी है। पेंसिल बनाना सीखने के लिए वो लोग सबसे पहले जर्मनी गए, लेकिन जब कच्चे माल की बात आई तो पता चला कि अमेरिकन सीडरवुड इंपोर्ट करना बहुत ही महंगा सौदा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत के ही जंगलों में चिनार की लकड़ी यानी इंडियन पॉपुलर वुड खोज निकाली। फिर खुद का एक ग्रेफाइट और क्ले का सटीक फॉर्मूला तैयार किया और लोकल कारपेंटर्स की मदद से यहीं अपनी मशीनें भी बना लीं। लेकिन ये सब इतना आसान बिल्कुल नहीं था। ये जो शुरुआती जुगाड़ू मशीनें थी ना, ये बार बार खराब हो जाती थी। इस लगातार के ब्रेकडाउन और टेंशन ने बीजे सांघवी की मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर डाला। हालात ये थे कि बिना नींद की गोली के उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी, पर वो पीछे नहीं हटे और आखिरकार कई रातों की मेहनत के बाद उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को परफेक्ट कर ही लिया। तो अब आता है 1958 का वो साल जब हिंदुस्तान पेंसिल्स लिमिटेड की नींव पड़ी और एक ऐसे आइकॉन का जन्म हुआ जिसने इतिहास रच दिया। हालांकि ये लॉन्च भी कोई आसान काम नहीं था। उस जमाने में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों में बहुत शक हुआ करता था। दुकानदारों ने तो इन पेंसिल्स को स्टॉक करने से ही साफ मना कर दिया। तब कंपनी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने दुकानदारों को छोड़कर सीधे स्कूलों का रुख किया और बच्चों को फ्री सैंपल्स बांटने शुरू कर दिए। बच्चों को नटराज 621 एचबी का वो स्मूथ डार्क ग्रेफाइट और डस्ट फ्री इरेजर इतना पसंद आया कि मार्केट में एकदम से क्रांति ही आ गई। खैर, नटराज के हिट होने के बाद कंपनी ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपने कदम और आगे बढ़ाए, लेकिन आगे एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान भी इंतजार कर रहा था। मार्केट पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए एक शानदार डुअल ब्रांड स्ट्रैटेजी अपनाई गई। एक तरफ थी नटराज, जो अपनी मजबूती और किफ़ायती दाम के लिए जानी जाती थी, आम जनता और बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट। और दूसरी तरफ 1970 में लॉन्च की गई अप्सरा। इसे खास तौर पर उन प्रोफेशनल्स और आर्टिस्ट के लिए बनाया गया था जिन्हें अपने काम के लिए एकदम एक्स्ट्रा डार्क, स्मूथ और प्रिसिजन वाली पेंसिल चाहिए थी। दशकों तक ये ग्रोथ ऐसे ही शानदार तरीके से चलती रही। लेकिन फिर आया 1991 का साल और इसके साथ आई आर्थिक उदारीकरण की लहर। अचानक से भारतीय बाजार पूरी दुनिया के लिए खुल गया और बड़ी बड़ी विदेशी स्टेशनरी कंपनियों ने यहां दस्तक दे दी। ये एक बहुत बड़ा खतरा था। पर दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी विदेशी कंपनियों के सामने हिंदुस्तान पेंसिल्स ने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने एक जोरदार काउंटर अटैक किया। उन्होंने पेंसिल से आगे बढ़कर अपनी रेंज बढ़ाई और डस्ट फ्री इरेजर, अपग्रेडेड शार्पनर, बॉल पेन, जेल पेन और क्रेयॉन्स तक बाजार में उतार दिए। अपनी इसी आक्रामक रणनीति से उन्होंने अपनी जमीन मजबूती से पकड़े रखी। और इसी दौर में कुछ ऐसी मास्टर स्ट्रोक मार्केटिंग रणनीतियां भी अपनाई गईं जिन्होंने टेलीविजन के बढ़ते क्रेज के साथ इन दोनों ब्रांड्स को घर घर का नाम बना दिया। वो पुराने टीवी एड्स आज भी जहन में एकदम ताज़ा हैं। द विनिंग रेस, जिसमें नटराज पेंसिल रेस में सबको पीछे छोड़ देती है, या फिर वो चलती ही जाए वाला कैंपेन जिसने बिना कुछ कहे नटराज की मजबूती को साबित कर दिया। और अप्सरा का वो एक्स्ट्रा डार्क, एक्स्ट्रा स्मार्ट विज्ञापन तो याद ही होगा, जहां बच्चे अप्सरा पेंसिल को ड्रमस्टिक्स की तरह इस्तेमाल करके उसकी ताकत दिखाते थे। बहुत ही कमाल के विजुअल्स थे वो।
फिर 2000 के दशक में जब डॉम्स और कैमलिन जैसे घरेलू ब्रांड से टक्कर होने लगी तो एक और जीनियस चाल चली गई। उन्होंने सीधा माता पिता को टारगेट किया और एक वादा किया, अच्छी हैंडराइटिंग के लिए 5 एक्स्ट्रा मार्क्स। ये प्रॉमिस कि अप्सरा के स्मूथ लेड से हैंडराइटिंग सुधरेगी और एग्जाम में ज्यादा नंबर आएंगे। इस एक लाइन ने सच में बाजार में जादू सा कर दिया था। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती पर बात करते हैं। 2013 के आसपास ब्रांड के सामने एक बड़ी पीआर और कल्चरल चुनौती आई जिसे समझना काफी दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं कि बेंगलोर के एक लॉ स्टूडेंट ने कंप्लेंट फाइल की। उनका कहना था कि क्रेयॉन सेट में जिस कलर को स्किन कलर का लेबल दिया गया है वो सिर्फ गोरे रंग को दर्शाता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर ब्राउन एंड प्राउड ग्रुप की तरफ से #NotMySkinColor ट्रेंड करने लगा। ये साफ तौर पर दिखा रहा था कि समाज की सोच बदल रही है और बाजार की संवेदनशीलताएं भी पहले जैसी नहीं रहीं। अब यहाँ कंपनी का रिएक्शन देखने लायक था। उन्होंने बिना किसी बहस में पड़े या किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन किए बड़ी ही तटस्थता से उस क्रेयॉन का नाम बदल दिया और उसे सीधे पीच का लेबल दे दिया। बदलते हुए मार्केट के हिसाब से खुद को ढालने का ये एक बहुत ही स्मार्ट और बैलेंस तरीका था। और अब इन सभी उतार चढ़ावों और जी तोड़ मेहनत के बाद चलिए देखते हैं कि आज इस साम्राज्य का स्केल कितना विशाल हो चुका है। आज के इंडियन ब्रांडेड स्टेशनरी मार्केट पर नजर डालें तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इतनी भयंकर प्रतिस्पर्धा और इतने सारे ब्रांड्स के होने के बावजूद हिंदुस्तान पेंसिल्स आज भी पूरे 65% मार्केट शेयर पर अपना एक तरफा दबदबा बनाए हुए हैं। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो हर रोज, जी हाँ, हर एक दिन कंपनी 8 मिलियन यानी 80 लाख पेंसिल्स बनाती है। एक बार इस नंबर के बारे में सोचकर देखिए। और इसके साथ ही लाखों शार्पनर, इरेजर और पेन्स का भी रोजाना उत्पादन होता है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची विरासतें सिर्फ हजारों करोड़ के रेवेन्यू से बनती हैं, या फिर एक पूरे देश की शैक्षिक यात्रा का सबसे बुनियादी और अहम हिस्सा बनने से? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे लकड़ी और ग्रेफाइट के एक छोटे से टुकड़े ने कई पीढ़ियों के भविष्य को आकार दिया। इससे यही साबित होता है कि सबसे लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्य अक्सर हमारे स्कूल बैग से ही शुरू होते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।